आप सभी को नमस्कार। मैं गौरव कुमार आज आप सभी को एक ऐसे शख्सियत से मिलाना चाहता हूँ जिनका नाम और काम, अगर हम यूँ कहें कि साहित्य के प्रति रुचि, प्रेम और एक उसमें डूबने की चाहत के कारण आज ये एक ऐसे लेखक बनकर उभर कर सामने आए हैं जो कई ऐसे अनकही कहानियों को, कई ऐसे शख्सियतों के बारे में लोगों को अपनी लेखनी से रूबरू करा रहे हैं, उनसे मुखातिब करा रहे हैं और साथ ही साथ उनके बारे में उनके जीवन यात्रा को रख रहे हैं। मैं जिस शख्सियत से आप सभी को मिलाना चाह रहा हूँ उनसे इस पुस्तक के माध्यम से मिला। इस पुस्तक के बारे में बताऊं तो इस पुस्तक का जो नाम है वो है पगडंडी टू हाईवे, और जो शख्सियत हमारे साथ आज बैठे हैं उनका नाम है संजय कुमार अविनाश। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अब इन्हीं से जानना चाहूँगा कि आप एक बार अपने बारे में हमें बताइए, क्योंकि आप कई कहानियों को संचित करके लोगों के पास तो पहुँचा रहे हैं। एक आपका परिचय क्या होगा? यहाँ दरअसल मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। मेरा जो गांव है बिल्कुल कहा जाए तो आज की तारीख में भी मेरे गांव से मुश्किल से 20 लड़के मैट्रिक पास किया है। लेकिन हमारी रुचि कहा जाए कहानी पढ़ने, उपन्यास पढ़ने के प्रति जो है वर्षों से रही है। जब मैं 9वीं क्लास में पढ़ रहा था उसी समय से मुझे लगा प्रेमचंद वगैरह की कहानियाँ, पूस की रात हो, जैसी कहानियाँ जब पढ़ी थी लगा था नहीं कहानी में बहुत दम है। धीरे धीरे हमारी रुचि जगती गई। इस दरमियान मैंने कई अपने देश के लेखकों, बाहर के लेखकों को पढ़ना शुरू किया और यह संयोग कहा जाए, सुखद संयोग कहा जाए कि हमारी रुचि बढ़ती गई और यहाँ तक हुआ कि मैंने लिखना भी प्रारंभ कर दिया। 2011 ईस्वी में हमारी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई थी जो कि उपन्यास था, जिसका शीर्षक था अंतहीन सड़क, जो कि उसमें जो है ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं कहा जाए लेकिन भारत के संदर्भ में इतना जरूर हम कहेंगे, वेश्या बनने का कारण और उसका निवारण, उस पर मैंने प्रकाश डाला और वह पुस्तक काफ़ी चर्चित रही। उसी पुस्तक के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन मिला। देश भर के कई साहित्यकारों से हमारी भेंट हुई, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और आज के समय में आज तक हमारी करीब 6ठी किताब प्रकाशित हो चुकी है, 7वीं जो खत्म हो रहा है। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। मैं आप लोगों को बताते चलूं कि संजय कुमार अविनाश जी बिहार की पावन धरती से लखीसराय से बिलोंग करते हैं और यहाँ गांव में ही रहकर ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं और यहीं से ये जो जितनी पुस्तकें हैं वो लिख रहे हैं। ये और भी जो 6 पुस्तकें हैं हम उन पर भी इनसे बात करते हैं कि वो जो 6 पुस्तकें हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो किस चीज़ पर आधारित है? जी हाँ, अंतहीन सड़क के बाद मैंने एक नक्सली कौन नाम का उपन्यास लिखा। दरअसल हुआ था क्या कि 29 अगस्त 2010 ईस्वी के दिन हमारे लखीसराय जिला और बगल के पड़ोस के जम्मू जिले, ये दोनों जिले के बीच में एक पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ है। वहाँ पर नक्सलियों का जमावड़ा हमेशा होता रहता है। नक्सली को रहने के लिए कोई एकांत जगह चाहिए, जंगल झाड़ चाहिए, जहाँ पर कि पुलिस भी आसानी से नहीं पहुँच सके। तो 29 अगस्त 2010 ईस्वी की घटना है। पुलिस को भनक लगी क्या कि यहाँ पे नक्सलियों का जमावड़ा है। तो पुलिस ने मान लीजिए जम्मू की ओर से, लखीसराय की ओर से जो है अपने पदाधिकारी के निर्देशानुसार पहाड़ पर गया। वहाँ पर गया और वे लोग जमघट लगाए हुए थे, पूरी पुलिस को पकड़ लिया। पकड़ लेने के बाद में कुछ पुलिस को छोड़ा गया, 2-3 को छोड़ा गया। एक शायद धनबाद इधर का कुछ नाम था जो कि जिनको छोड़ दिया गया। बाकी 8 पुलिसकर्मी की हत्या कर दी गई थी। उस पुलिसकर्मी के हत्या के बीच सरकार की नीति क्या थी, जिला प्रशासन की नीति क्या थी, सरकारी कुव्यवस्थाएं वहाँ पे कितनी थी, यहाँ तक कि मैंने उस टीम में, नक्सली दस्ता में, जो वहाँ का कमांडेंट था अरविंद कुमार, हालांकि पिछले दिन भी 2-3 दिन पहले भी अरविंद जी के साथ में कुछ घटना हुई, उनके साथी मनसा कोड़ा जी पुलिस के हाथों मारे गए। तो उनसे मैंने भेज की, उस पर पूरी हमारी नजर आती थी। घटना जो हुई थी नक्सली का कारण कि मेरे घर के पड़ोस की घटना थी, 15-20 किलोमीटर दूरी के अंदर।
उसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व थे, नक्सली को किसने गाड़ी पहुंचाया, लाश को कहाँ पे छोड़ा गया, उस सारे जगह का भी मैंने मुआयना किया। तो हमको लगा क्या कि नहीं, इस पर कुछ लिखना चाहिए। तो उसी बीच मेरे मन में आया क्या कि नहीं, इसको बेबाक रूप से लिखो, और मैंने लिखा नक्सली कौन। मैंने उसका शीर्षक ही दिया नक्सली कौन। रियल में जो आम लोग, शहरी लोग या बाहरी लोग या प्रशासन सरकार जो जान रही है नक्सली कौन है, उसका मैंने बेबाक वहां पे चित्रण किया है। सच में नक्सली कौन है? वह आदिवासी नक्सली नहीं है, वह जंगल झाड़ में रहने वाले, लकड़ी चुन करके जीवन यापन करने वाले, जिसके हाथ किरासन तेल तक नहीं पहुंच पाता है, उसको लोग नक्सली कहते हैं। सच्चाई यह है, वह नक्सली नहीं है। नक्सली सामंत लोग हैं, नक्सली पुलिस लोग हैं, नक्सली सरकार है। उन्होंने मजबूर किया उसे हत्या करने के लिए, चोरी करने के लिए, छीना झपटी करने के लिए, इसलिए कि एक तरफ ये लोग आलीशान मकान में रहते हैं, दूसरी तरफ उनके घर तक किरासन तक नहीं पहुंच पाता है, दवा तक नहीं पहुंच पाता है। उनकी पत्नी, उनकी बेटी को जब डिलीवरी होता है तो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं। आज भी जो है खाट पे कपड़े का जो हम लोग बिछावन रखते हैं उस पर टांग करके हॉस्पिटल आता है, और रास्ते में जो है उसकी पत्नी मर जाती है, उसके बच्चे पेट में मर जाते हैं। तो मुख्य रूप से मैंने नक्सली कौन में यही उजागर किया है, नक्सली कौन और नक्सली बनने का कारण और उसका निवारण क्या है। ठीक इसके बाद मैंने ग्रामीण जीवन पर एक उपन्यासिका लिखी, छोटी सी पुस्तक। उस पुस्तक का नाम दिया था मैंने कोठाई शुरुआत। कोठा की शुरुआत जो है कहाँ से होती है। उस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य था कि एक गरीब बाप जो है वो अपनी बेटी का विवाह कैसे करे। तो आए दिन पिछले 8-10 वर्षों से मैं अपने गांव में भी, आसपास के गांव में भी देख रहा हूँ, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से कुछ व्यक्ति यहाँ पर आते हैं। यहाँ के सरपंच पंच कुछ शराबी किस्म के लोगों को पटाते हैं, पटा करके उन्हें 2-4-10 हजार रुपये देते हैं और उनको कहते हैं कि मुझे शादी करनी है। और वो जो है गांव में कुछ ऐसे गरीब गुरबे को ढूंढते हैं जो कि अपनी बेटी को शादी करने की सामर्थ्य नहीं है, उनको 10-20 हजार रुपये का प्रलोभन दे करके उनकी बेटी को शादी के नाम पर ले जाते हैं और वहाँ जा करके उससे अनैतिक कार्य करवाते हैं। उसी पर आधारित है हमारी कोठाई शुरुआत कि कोठा की शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक उसके बाद मेरा जो है कहानी संग्रह आया है, कल किसने देखा, उसमें कुल 13 कहानियां हैं, जो कि आसपास से कुव्यवस्थाएं हैं, जो व्यथाएं हैं समाज की, मैंने उससे उठा करके कहानी का रूप दिया। वह भी पुस्तक काफी चर्चित है। उसके बाद और फिर जो है उसके बाद जो है हमारी किताब पगडंडी टू हाईवे, यह जीवन वृत्तांत है। पगडंडी टू हाईवे का संयोग कहा जाए कि शीर्षक में जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों का समावेश है। तो दोनों का समावेश करना भी जरूरी रहा कि आज के समय में मान लीजिए कुछ लोग पगडंडी को समझते हैं, गाँव वाले टू हाईवे नहीं समझते हैं, कोई टू हाईवे समझते हैं, पगडंडी नहीं समझते हैं। ये पुस्तक पढ़ने वाले सैकड़ों पाठक हमें ऐसे मिले जो कि साफ तौर पे पूछ रहे थे कि ये पगडंडी क्या होता है। तो दरअसल पगडंडी टू हाईवे जो है, पगडंडी हम लोग का ग्रामीण क्षेत्र से हम रहते हैं, खेत खलिहान होता है, दो खेतों के बीच में एक जो राह होती है सिंगल में, तो उसे हम पगडंडी कहते हैं। और हाईवे जो है उस पर एक साथ जो है लोग क्या कई गाड़ियां चलती हैं। तो हाईवे जो है एक विराट स्वरूप है, पगडंडी जो है एक संकीर्ण है। तो इस पुस्तक में मैंने वैसे जो है 10 स्थानीय लोगों को लिया जो कि पगडंडी के सहारे, सक्रिय रास्ते के सहारे चलना शुरू किए और आज हाईवे की सफर पे हैं। 10 व्यक्ति में से 6-7 व्यक्ति तो ऐसे हैं जो कि काफी ऊंचे ओहदे पर हैं। उन्होंने मजदूरी करके अपना जीवन यापन किया। माँ के साथ में लोग कटनी बोलते हैं, खेतों में जब फसल आता है तो फिर उसको काटने के लिए जो लोग जाते हैं मजदूर लोग, तो वैसे अपने माँ के साथ में जा करके कचिया से, खुरपी से खेत खलिहान काटता था। यहाँ तक कि यहाँ के अमीर लोगों के यहाँ नौकरी रहता था, उसके
पशु वगैरह लोग पालते थे, माल जाल होता है, उसका गोबर उठाता था, उस तरह से पढ़ाई करके इन्होंने आज बड़े बड़े ओहदे पर हैं। कोई डीडीएम है, कोई डॉक्टर है, कोई ब्रिटेन में है, कोई अमेरिका में है। इसलिए मैंने इस पुस्तक का शीर्षक ही दिया था पगडंडी टू हाईवे। पगडंडी के सहारे चलकर आज हाईवे के सफर की दौड़ है। और 5वीं और 6ठी पुस्तक अंतिम सड़क, कोठाई शुरुआत, नक्सली कौन, पगडंडी टू हाईवे। बीच में मैंने बताया था कहानी संग्रह कल किसने देखा। 5 किताबें का जिक्र हो गया। 6ठी किताबें हमारी है आनंद की प्रतिमूर्ति। वह भी जो है जीवन वृतांत है। हमारे पड़ोस के गांव खावा से एक महिला शिक्षिका थी जो कि मध्य विद्यालय खावा झपानी में बतौर प्रधानाध्यापिका रिटायर हुई। प्रधानाध्यापिका पद से रिटायर होते ही कैंसर जैसे भयानक बीमारी से वे ग्रसित हो गए। उनका बड़ा लड़का मेरा मित्र था, उनके यहाँ मेरा आना जाना होता था। तो मैंने उनकी स्थिति देखा, दशा देखा, किस तरह से उन्होंने अपने बच्चे को बड़े बड़े ओहदे पे पहुंचाया, काफी संपत्ति अर्जित की। लेकिन जब कैंसर जैसे बीमारी से जूझने लगी उनके साथ कोई नहीं था। यहाँ तक कि उनकी मृत्यु जब हुई उस समय भी उनके बेटे भी पास में नहीं थे। तो मुझे लगा क्या कि बाकी उनका जीवन का जो बचपन जो था वह भी थोड़ा सा अजीब तरह से था। हालांकि उनका मायके जो है, जिस घर में उन्होंने जन्म लिए थे, वह जो है इस क्षेत्र के नामी गिरामी परिवार से है। जो आज भी है उस परिवार को बाबा परिवार के नाम से जाना जाता है। बगल के बिहार गांव है। मेरा जो समाज है एक कुर्मी समुदाय है। कुर्मी एक जाति है जो कि यहाँ का सुखी संपन्न परिवार माना जाता है। तो सुखी संपन्न में से भी महासुखी संपन्न कहा जाए उस परिवार में आनंदी का जन्म हुआ था। लेकिन सिर्फ जन्म हुआ था। संजोग ऐसा कहा जाए, मैंने उस आनंद की प्रतिमूर्ति में आनंदी का मैंने जिक्र किया था। आनंदी की 3 माँ थी, एक जन्म देने वाली, एक पालन पोषण करने वाली, एक प्यार करने वाली। तो आनंदी के लिए दुखद था। फिर किसी तरह से मान लीजिए उसका विवाह कर दिया गया। विवाह करने के बाद में वहाँ भी जो है काफ़ी अपने को संभाली, उस परिवार को संभाली। लेकिन फिर भी क्या कहा जाए, जीवन तो मृत्यु सत्य है। और इस तरह से जब मृत्यु हो थोड़ी सी परेशानी होती है, लोग आहत होते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी इस तरह से मृत्यु को गले लगाना दुखद है। तो उनकी आंतरिक दशा व्यथा देख करके मुझे लगा क्या कि नहीं, उन पर कुछ लिखना चाहिए। तब मैंने उसका शीर्षक दिया था आनंद की प्रतिमूर्ति। और उस पुस्तक में मैंने उनका उथल जीवन का ब्यौरा किया और उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर मैंने उस पुस्तक को किया। बहुत ही अच्छी और समाज के लिए कहीं कहते हैं उपयोगी सोच है आपकी। समाज को दिशा दिखाने वाला भी सोच कह सकते हैं और एक आईना दिखाने वाला सोच भी। अगर इन चीजों को लेकर कोई प्रेरणा लेना चाहे और आगे बढ़ना चाहे तो वाकई में वो पगडंडी टू हाईवे पकड़ सकता है। आपके जीवन में अब आपके लिए कोई आगामी कोई योजना किसी पुस्तक को लेकर या फिर और आपकी कोई अन्य भविष्य की संकल्पना? जी हाँ, फिलहाल तो हमारी लघु कथाएं आने वाली हैं जिसमें कि समाज से मैंने जो भी कहानियां मैं उठाता हूं अपने समाज से उठाता हूं। वहाँ की कुव्यवस्थाएं, व्यथाएं, मजदूरों की दशा या कोरोना काल में जो परेशानियां हुई उस पर भी कुछ कहानियां हैं। तो उसी संदर्भ में कुल उसमें 70 लघु कथाएं हैं जो कि कोई 200 शब्दों की, कोई 250, कोई 300, कोई 500, इस तरह से वह पुस्तक 2021 में प्रकाशित हो जाएगी। लेकिन उससे पहले जो हमारी पहली पुस्तक की अंतिम सड़क, वेश्या बनने का कारण और उसका निवारण, उस पर मैं पुनः काम कर रहा हूँ और वह जो है मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल तक में प्रकाशित होकर के आ जाएगी। कारण कि इसलिए मैं दोबारा उस पर काम कर रहा हूँ। 2011 में जो है मैं उस पुस्तक को लिखी थी। तो शैक्षणिक योग्यता जो है हमारी उतनी नहीं है जितनी कि आदमी 10, 12, 15 या जीवन भर किताबें लिख सकें।
कारण आज की डेट में हम देख रहे हैं कि लोग जो है स्नातक कर रहे हैं, पारा स्नातक कर रहे हैं, उनकी भी मैं लिखावट देखता हूँ, 1 पेज 2 पेज 5 पृष्ठ पढ़ता हूँ, तो लगता है कि पता नहीं ये लोग पढ़ते हैं कि लिखते हैं, क्या करते हैं समझ नहीं पाता हूँ। तो उनके बनिस्पत हमारी योग्यता केवल मैट्रिक है, मैं 10वीं उत्तीर्ण हूँ, लेकिन साहित्यिक रुचि कहा जाए, पढ़ने लिखने में रुचि कहा जाए, जो कि मैं लिख रहा हूँ, लिखने के लिए सोच रहा हूँ। और पहली पुस्तक जो अंतहीन सड़क थी, पुनः उसको संशोधित करके फिर बाजार में इसको ला रहा हूँ। साहित्य से जुड़े शिक्षाविद या विद्वजन या फिर जो भी रचनाकार है, उनसे कोई आपकी? जी हाँ, देश भर के सैकड़ों चर्चित रचनाकार हैं जिनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। यह दुखद नहीं कहा जाए, लेकिन आर्थिक स्थिति कुछ कमजोर होने की वजह से, पारिवारिक जिम्मेदारी की वजह से मैं अपने स्थान पे जीवन यापन के लिए बैठा रहता हूँ। मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता हूँ। मेडिकल प्रैक्टिस में कोई मैं रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं हूँ, मैं ग्रामीण चिकित्सक हूँ। यहाँ पर ग्रामीणों को मैं देखता हूँ, इसी से मेरा जो है जीवन यापन चलता है, मेरा परिवार चलता है। और इस वजह से मैं किन्हीं से मिल नहीं पाता हूँ, लेकिन मुझे देश भर के सैकड़ों साहित्यकार जानते हैं, मुझे फोन करते हैं, उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। आगे कोई आपकी योजना साहित्य के क्षेत्र में और कुछ करने की, या फिर कोई भविष्य की सोच? जी हाँ, अब जो है फिलहाल मैं पुनः जो है सोच रहा हूँ पगडंडी टू हाईवे का दूसरा जो है संस्करण लाना, जिसमें कि कुल 10 व्यक्ति को और मैं जोड़ पाऊंगा, वैसे व्यक्ति को जोड़ पाऊंगा जो कि वही पगडंडी से चलकर हाईवे का सफर किए हैं, और उनको समाज के सामने प्रस्तुत करूंगा, देश भर के साहित्यकारों के सामने प्रस्तुत करूंगा। खास करके मैं बच्चों को समर्पित करूंगा, ताकि उस पुस्तक से बच्चे लोग प्रेरणा लें। साहित्य से जुड़े कहने का देते हैं युवाओं के लिए कोई संदेश आप अंत में अगर देना चाहते हो कुछ? जी हाँ, साहित्य जो है युवाओं के लिए संदेश यही कहा जाए, वे उतावलापन ना हो, उतावले में ना रहे। साहित्य जिस तरह से आज लोग साहित्य को पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, हवा हो रहे हैं, चेतन भगत जी को पढ़ रहे हैं, काफी उनकी किताबें बिक रही है, उनकी किताबें पर फिल्में बन रही है, उन्हें वो साहित्य नहीं माने। साहित्य को अगर मान रहे हैं, साहित्य को जीना चाहते हैं, तो समाज के जो सबसे निचले कतार के व्यक्ति हैं उनको पढ़े हुए, तब उसे साहित्य समझ आएगा साहित्य रियल में है क्या। प्रेमचंद जी का भी साहित्य जो है ना थोड़ी ही था। साहित्य कहीं ना कहीं समाज का एक दर्पण है। बिल्कुल। तो आप समाज के निचले तबके के लोगों को देखेंगे तो साहित्य समझ आएगा। आज सड़क पर जो है कोरोना काल में ही ढेर सारी सरकार जो है कई बातें कर रही थी, बहुत सारे अखबारों में बहुत सारे बातें। कोई जो है मान लीजिए दवा जो है अमेरिका भेज रहा है, तो कोई जो है वैक्सीन बनाने की बात कर रहा था, लेकिन एक सच्चे साहित्यकार जो है उनकी निगाह उस मजदूर पर था जो कि माथे पे पोटली लेकर के, उसकी पत्नी जो है छोटे बच्चे को गोद में लेकर के खाली पैदल जो है 1000 किलोमीटर घर आ रहे थे। साहित्यकार का ध्यान वहां रहना चाहिए, ना कि अखबारी चर्चा पर। एक सच्चे साहित्यकार का ध्यान रहा, एक सड़क पे ट्रक लगा पूरा चावल का बोरा जा रहा है, डीलर लोग जो है उसको ले जाकर के बांटेंगे, राशन वो भी गरीब लोगों को देंगे। सरकार भी कहती है कि नहीं ये गरीब लोगों के हिस्से है, गरीब लोगों को बांटेंगे। सच अगर पूछा जाए वह भी साहित्य नहीं है। साहित्य तो वह है उस बोरे लगे ट्रक जा रही है, उससे जो दाना नीचे जमीन पर गिर रहा है सड़क पर, और कोई बच्चे या कोई महिलाएं उस दाने को चुनना अगर शुरू कर दे सड़क पे, साहित्य हुआ है। ना कि डीलर गरीब को राशन बांट रहा है, वह साहित्य नहीं है। वहाँ कमाई का जरिया है, वहाँ भ्रष्टाचार है। सच्चा साहित्य वह है जो उसका दाना गिरा और उस दाने को कोई जो है झाड़ू लगा करके, बुहार लगा करके चुन लगे, क्योंकि उस महिला को, उस बच्चे को जरूरत है। युवाओं को अपनी आंखें खोलना चाहिए,
देखना चाहिए, गरीब गुरबों पर ध्यान देना चाहिए, जो पिछले कतार में लोग हैं उन्हें आत्मिक रूप से पढ़ना चाहिए। आपके जीवन में मतलब आप कह सकते हैं किस उपन्यास से सबसे ज्यादा प्रेरित हुए या आपको प्रेरणा मिली? ये मैला आंचल, मैला आंचल मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन उपन्यास है और आज भी मैं मैला आंचल को एक बार नहीं कई बार पढ़ चुका हूँ। रेणु जी की लगभग कृतियाँ मैं पढ़ चुका हूँ। मैं रेणु जी के घर जा चुका हूँ, उनके सगे संबंधी से बात कर चुका हूँ, यहाँ तक कि उनके भांजा जो है मेरे घर आ चुके हैं। उनके भांजा SK विश्वास, सुबोध कुमार विश्वास जी बतौर लखीसराय में DSP थे। अखबार वगैरह हमारी चर्चा जब निकलती थी ग्रामीण परिवेश के लिखने के नाम पर, तो उनको लगा था क्या कि नहीं एक बार जो है अविनाश से मिलना चाहिए। उन्होंने 2 बार खबरें भेजी किसी व्यक्ति को लेकर के, तो उनका कहना होता था क्या कि आपको जो है ना DSP साहब बुलाया है। तो उस समय थोड़ा सा भयभीत हो जाते थे, पुलिस के नाम पर जो है ना उनको जो है अंदर से डर लग जाता था, इसलिए कि पुलिस ने मुझे 2 केस में फंसा करके जेल डाल दिया था। हमको लगता था क्या कि पता नहीं DSP हमको क्यों बुलाएगा, कहीं कोई लफड़ा तो नहीं लग गया है। कभी मैं नक्सलियों पर लिखता था, कभी बेबाक रूप से अखबार में अपनी बात रखता था, तो हमको थोड़ा सा लगा था। लेकिन आखिर का जो है वहाँ पे उसी समय जो है DCLR थे रविंद्रनाथ प्रसाद जी, उन्होंने फोन किया कि संजय जी आप एक दिन आइए। तब मैंने वहाँ गया, तो वहाँ जाने के बाद उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने ही कहा कि आपको सुबोध जी बुलाया है। तो फिर मैं उनके यहाँ गया, उनसे हमारी मुलाकात हुई। उनको देखते, सुबोध जी को देखते ही मुझे जो है ना रेणु जी का चेहरे पूरा याद आ गया। जस्ट सुबोध जी का चेहरे जो है रेणु जी से मिलता जुलता है 90%। तो फिर उनसे हमारी बातचीत हुई, तो सुबोध जी जो है पहला सवाल किए थे, आप रेणु जी को जानते हैं? मैंने कहा जी हाँ। फिर उनकी रचनाएं पर बात हुई, ढेर सारी बातें हुई। तो उसी दिन मुझे पता चला कि आज हम रेणु जी के भांजा से मिले हैं, क्योंकि हमारे जो है प्रिय कथाकार, आदर्श कथाकार रेणु जी, उनके हमसे के संबंध से मिलकर के काफ़ी मुझे खुशी हुई थी। फिर जब वो इस रास्ते से गुजरते थे आते ही, यह मेरे लिए सुखद है। इस रास्ते से गुजरने वालों साहित्यकारों में से अगर कोई सड़क होकर जा रहे हैं, शायद ही कोई होंगे जो मुझे जानते हैं और वहाँ ना रुके। हाल फिलहाल ही अभी तो IG में प्रोन्नत हुए हैं विकास वैभव, इसके पहले भागलपुर में DIG थे। तो कई बार हुई बात है कि अविनाश यहीं आकर के मिल लो, बस वही मेरे साथ जो है आर्थिक परेशानी की वजह से तब एक दिन जाए भागलपुर, 200-300 रुपया 500 रुपया जेब से खर्च करें, फिर यहाँ की कमाई, तो मेरा पारिवारिक स्थिति डमाडोल हो जाएगा। तो मैं नहीं गया। संजोग से जिस दिन वो यहाँ से ट्रांसफर होकर जा रहे थे, अपने दलबल के साथ अचानक सफिया सराय से फोन किए, अविनाश तुम कहाँ हो? मैं आ रहा हूँ। तो ये भी आए। भागलपुर के वरिष्ठ कथाकार रंजन कुमार चित्रशाला के डायरेक्टर हैं भागलपुर में, उनकी भी कहानी काफ़ी अजीबोगरीब। भागलपुर में चित्रशाला ही एक ऐसा जगह है जो कि उसको कॉफ़ी हाउस कहा जाए। कॉफ़ी हाउस इलाहाबाद वगैरह का नाम ही है, वहाँ साहित्यकारों की बैठती है। लेकिन भागलपुर में चित्रशाला एक ऐसा है क्योंकि शायद ही कोई ऐसे साहित्यकार होंगे जो कि भागलपुर आए और चित्रशाला में बैठ कर के चाय नहीं पिए। उनके पिताजी हरिकुंज जी थे, काफ़ी साहित्य प्रेमी थे। तो उनके यहाँ लगभग नेपाली भी हों, दिनकर भी हों, रेणु भी हों, सारे लोग का वहाँ पे उठती बैठती था। तो रंजन जी भी जब कभी इस रास्ते से गुजरते हैं, वे भी मेरे यहाँ रुक जाते हैं। इधर भी संजोग से 1 महीने पहले बनारस जा रहे थे, फिर भी रुके थे। इस रास्ते से जाने वालों में से अगर कोई भी साहित्यकार अगर मुझे जान रहे हैं, तो उनकी भी इच्छा होती है एक बार मिल ले। इसे मैं आशीर्वाद स्वरूप लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक लेखक के रूप में जब आप उभर रहे थे या फिर अपनी पहली रचना रच रहे थे, उस समय की कोई किस्सा, मर्म या फिर उससे संबंधित कोई अनुभव या कोई समस्या आपके सामने अगर आई हो तो उसको साझा करें। हमारी पहली किताब अंतिम सड़क थी, तो युवा मन था, इसीलिए युवा मन को जो है ना
किसी भी मान लीजिए विकृत लिंग प्राणी जो मिलती है, लड़की हो या कोई हो, उसके प्रति आकर्षण का बढ़ना स्वाभाविक है, स्वभावगत है। आप रास्ते से भी जा रहे हैं, कोई लड़की अगर मिल गई, उस ओर ध्यान जाना स्वाभाविक है। लाख आप उसे जो है छुपाना चाहिए, कुछ कहिए, आप अपने मन को नहीं छुपा सकते हैं। मन आपका कहेगा करे ये लड़की अच्छी है, देखने में खूबसूरत है, या बदसूरत है तो आप कहेंगे कि बदसूरत है। तो अपने मित्रों से मैं सुना करता था बेसिया ठाक होती है, मुझे लगता था पता नहीं बेसिया ठाक कैसे होगी, तो तू बात करती है जितने में उतना लेती है, जिस काम के लिए बात की वह काम की तो ठगती है कैसे। तो इसी बीच जो है अपने मित्रों के साथ मुझे वेश्यालय जाना पड़ा था। वह था कटिहार का लालटेन मार्केट, लालटेन बाजार। वहाँ पर मुझे बस ये देखना था कि रियल में वेश्या ठाक होती है या नहीं। वहाँ पर मैंने गया था अपने मित्रों के साथ। उस समय मित्र सखी में 4-5 लोग थे। फिर वहाँ भी हमारे मित्र ठगाए और हम नहीं ठगाए। तो उस समय मुझे ऊर्जा मिली, नहीं वेश्या ठग नहीं होती है। फिर जो है इसी ठगने की प्रक्रिया को लेकर के बगल में एक बलिया है वहाँ पर भी सोचा के देखते हैं रियल में ठग होती है। मैंने उस वेश्यालय में भी गया, हालांकि कुछ दिनों तक वो हमारी मित्र भी रही। गुड़िया नाम की एक थी, किशनगंज थी और यहाँ पे आकर के काम धंधा करती थी। तो संजोग कहा जाए कि हमारी बहन की शादी फाइनल हो गई थी बकरी में। तो बहन के यहाँ जाना था और होता है कई बार लोगों का होता है क्या कि पहले हमको रुपये पहुँचा दीजिए, जेवरात पहुँचा दीजिए, तब कोई बात होगी। तो उस पीरियड में मेरे पास बहन को दहेज स्वरूप देने के लिए जेवरात और कैश रुपये था। मैंने रुपये ले करके गुड़िया के पास गया था। मैंने गुड़िया को बोला था कि अपनी बहन के यहाँ मैं जा रहा हूँ कैश देने के लिए, जेवरात देने के लिए। फिर उसी के यहाँ मैंने गया, आधे घंटे बैठा, बातचीत हुई। फिर वहाँ से मैंने सुरक्षित निकला आया। उस समय मुझे पूर्ण विश्वास हो गया वेश्या ठग नहीं होती है। वहीं से प्रेरणा जगी क्या कि नहीं, जब लोग वेश्या को ठग बोल रहे हैं और रियल में ठग होती नहीं है, इस पर क्यों न लिखा जाए। तो अंतहीन सड़क लिखने में गुड़िया का बहुत बड़ा योगदान रहा था। हमारी बहन की शादी में गुड़िया आई भी थी। मैंने लाख कोशिश किया कि गुड़िया को मैं उसके अमुक स्थान पे पहुंचा दूं। वह जाने के लिए तैयार नहीं, साफ बोली क्या कि मुझे वहाँ पे रखने वाले घर में कोई नहीं है। फिर जो है 1-2 साल तक उससे हमारी बातें होती रही। अचानक वह गुम हो गई, कहाँ गई, मर गई, मार दिया गया, कहना मुश्किल। फिर गुड़िया से हमारी बात नहीं हुई। अब इसको डीपली में जानने के लिए मुझे चतुर्भुज स्थान मुजफ्फरपुर जाना पड़ा। नरगिस की माँ जद्दन बाई को पढ़ना पड़ा। जहाँ पे नरगिस का जन्म हुआ सराय मोहल्ला गया, वहाँ मुझे जाना पड़ा। सोना गाछी भी मैंने गया और सबसे अधिक समय मैंने वेश्याओं को पढ़ने के लिए जीबी रोड दिया दिल्ली। वहाँ से सारिका नाम की वेश्या थी क्योंकि हमारी मित्र बनी थी। उसे लेकर के मैंने दिल्ली लगभग कई जगह मैंने घूमा उसके साथ। वह जो है दिन भर काम करती थी, शाम में 5 बजे वहाँ से फुर्सत हो जाता था और मैं दिल्ली में लगभग 2 महीने रहा था। हमारे संजोग से हमारे ससुराल वाले सारे लोग दिल्ली में रहते थे, इसलिए रहने की सुविधा थी और वह फोन से उससे बातचीत होती थी। 5 बजे वह निकल जाती थी वहाँ से अपने कोठे पर से। कोठा नंबर 72 में रहती थी, 72 में। फिर उसके साथ मुझे बहुत उसका सारिका का भी सहयोग मुझे बहुत मिला। इस तरह से मैंने लिखा। साहित्यकार लोग भी पुस्तक पढ़ने के बाद उस पुस्तक को शोधात्मक रूपता कर दिया। ये सब तो स्थिति है। सरकार भी नहीं चाहती है, सरकार के जो नेता लोग हैं वे भी नहीं चाहते हैं, पुलिस के जो पदाधिकारी लोग हैं वे भी नहीं चाहते हैं। इसलिए कि पुलिस का जो है अपना एक जो कहा जाए भूख, शारीरिक भूख भी उससे शांत होती है, जेब भी भरती है। वेश्याएं जो कमाती है उसकी जो मालकिन होती है, कोठे वाली की मालकिन जो होती है, आप उससे बात करेंगे बताएगी कमाई का 70% जो है वह बांट देती है पुलिस वालों को, स्थानीय डॉक्टर को, प्रशासन को, इस तरह से बांट देती है। 30% में अपना पेट पालती है, कुछ वो लोग को देती है।
जो भी इसके में खाई हो, या तो सरकार तक बातें जाने में या फिर तमाम तरीके, अगर उस पर मैं कुछ कर सका तो जरूर मैं इस पर लिखूंगा, और इस पर जो भी शोध हो सकेगा मुझसे अब जमीन पर रहकर, क्योंकि मुझे अभी समय मिला है सौभाग्य से कहिए, तो मैं उसको इस दिशा में जरूर करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। ये आपसे जो हमारी ये वार्ता हुई है, ये यकीनन जितने लोगों तक पहुंचेगी उसके लिए एक प्रेरणादायक रूप भी लेगा, और साथ ही साथ वो आपसे सीख भी लेंगे, और साथ ही साथ आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि आपकी जो रचनाएं हैं वो समाज को दर्शा रही है, एक दर्पण के रूप में कहीं ना कहीं जो समाज में है उस चीज को दिखा रही है। सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा। राशन की दुकान पर राशन बांटते हुए तो अखबार में खबरें और तमाम चीजें हर चीज लिखता है, लेकिन वहां तक आने की जो पूरी कहानी है उसमें कैसे वो पैक हुआ और कैसे वो हर जगह गिरता हुआ आया, वो कैसे फिर दूसरे की थाली में जाकर भोजन बना, उसे कोई नहीं दिखाता है। उस चीजों को भी आपने काफी अच्छे से एक देखने का नजरिया दिया कि इसके पीछे, मतलब हम जो सामने एक कहानी देख रहे हैं उसके पीछे कई कहानियां है जो हमें नहीं पता है और हम नहीं जान पाते। विद्रोह जरूरी है, बिना विद्रोह का देश भी, बिना विद्रोह के विकास, और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बिना क्रांति के कुछ हो नहीं सकता, वही अवरुद्ध ही होता है, वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब इस वार्ता को हम यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।